हाय एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो 6th चैप्टर है दैट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टमक पढ़ चुके हैं, ठीक है, सलाइवा पढ़ चुके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद द कंटेंट दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इट मेजर्स अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ कितनी होती है हमारे पास? 1.5 मीटर होती है ये लेंथ में। द इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब हमें पता है जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था उसका कौन कौन सा पार्ट था? उसका पार्ट था ड्यूडेनम था, ठीक है, जीजुनम था, और लास्ट में कौन सा आता था? इलियम पार्ट। तो जो इलियम था, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो आगे ज्वाइन करता है लार्ज इंटेस्टाइन में इन सीकम में जाके। ठीक है, द स्मॉल आउटवर्ड प्रोजेक्शन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द सीकम इज कॉल्ड अपेंडिक्स। एक स्मॉल आउटवर्ड प्रोजेक्शन है, मतलब एक बाहर को निकली हुई है प्रोजेक्शन, ठीक है, सीकम के बेस पे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं हम उसको? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को हम कई बार वेस्टिजियल ऑर्गन में भी काउंट कर लेते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन में, वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सी होती है? जिसका कोई काम नहीं होता, ये वैसी ऑर्गन है। ठीक है, द लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ मेनली 4 कोलोन्स। 4 कोलोन्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। यहाँ सिंपली हम कह सकते हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन सा? असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। कौन कौन सा? असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड सिग्मोइड। ठीक है, स्ट्रक्चरली इट रिजेंबल्स स्मॉल इंटेस्टाइन। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन जैसा ही है, बट डायमीटर इसका लार्ज होता है और लेंथ इसकी शॉर्ट होती है। लार्ज इंटेस्टाइन क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि इसका जो डायामीटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होता है, लेकिन लेंथ में छोटी होती है। पता है, लेंथ में क्या है? छोटी है, बस डायामीटर बड़ा है, तभी इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ 3 मेन वॉल्स। कितनी वॉल्स है लार्ज इंटेस्टाइन की? 3 मेन वॉल्स है। कौन कौन सी? इनर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसल कोट। इनर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड मस्कुलर कोट। ओके, इनर म्यूकोसा की बात करें तो द विलाई आर प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ द म्यूकोसा एंड गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस लेयर विच सिक्रेट्स म्यूकस। तो विलाई मैंने बताया था ऐसे लेयर है तो उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? विलाई, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इनर म्यूकोसा में क्या होता है? विलाइज प्रेजेंट होते हैं और गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? वो सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस की प्रोडक्शन करते हैं। किसकी प्रोडक्शन करते हैं? म्यूकस की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें सब म्यूकोसा की, तो क्या है ये? इट इज़ द मिडल लेयर विच कंटेन्स लिम्फ नोड्यूल्स। अब लिम्फ नोड्स किस में होते हैं? जो सब म्यूकोसल लेयर होती है, जो कि मिडल लेयर होती है। ठीक है, इनर मोस्ट म्यूकोसा होगी जिसपे विलाई हो गए, बीच वाली कौन सी है? सब म्यूकोसा, और उसके बाहर होता है मस्कुलर कोट। इट कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ सर्कुलर मसल्स इनसाइड एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आउटसाइड। अब मस्कुलर कोट है जो, वो आगे, जैसे फॉर सपोज ये मस्कुलर कोट है तो ये भी हमारी आगे 2 लेयर की बनी हुई है। ठीक है, जिसमें जो सर्कुलर मसल्स हैं वो इनसाइड पे लाइन कर रहे हैं और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो आउटर को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी 3 लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं। ओके, फिर अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो फंक्शंस क्या है कि काम क्या कर रही है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन? ठीक है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ रिमेनिंग ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाइटामिन, सर्टेन ड्रग्स। तो क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इनके सरफेस पे भी विलाई है ना, तो वो भी क्या करेगी? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। जितना भी बचा हुआ ग्लूकोज है, जितना भी अमाइनो एसिड बच गया है, वाइटामिन बच गए हैं, कुछ ड्रग्स हैं बच गई हैं, तो उनकी एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करेगा। ठीक है, it gives consistency to the contents of large intestine by absorption of water from the contents and the stool becomes semi solid in nature। अब क्या करते हैं? कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। जो भी कंटेंट लार्ज इंटेस्टाइन में आया है उसमें से क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को। जो भी कंटेंट बचा हुआ है उसमें से क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को। ठीक है, एंड द स्टूल्स बिकम सेमी सॉलिड। और जो फीसेज अब हमारी पास होनी है, जो भी वेस्ट मटेरियल अब बॉडी में से पास ऑन होना है, वो सेमी सॉलिड हो जाता है नेचर में कम्प्लीटली। पहले तो लिक्विड फॉर्म में आ गया, ठीक है, तो लिक्विड से जब वाटर आप एब्जॉर्ब कर लोगे तो वो क्या बच जाएगा? सेमी सॉलिड। थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा सॉलिड, है ना, सेमी सॉलिड बन गया। तो ये उसको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, द म्यूकस सिक्रेटेड बाय गॉबलेट सेल। अब हमने पीछे पढ़ा था गॉबलेट सेल्स होते हैं इसकी लेयर में,
तो गॉबलेट सेल जो म्यूकस सिक्रीट करता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो प्रिवेंट करता है मैकेनिकल इरिटेशन एंड एक्ट एज ए ल्यूब्रिकेंट। तो म्यूकस का काम क्या है? मैकेनिकल इरिटेशन को बचाना, कि इरिटेशन ना हो वॉल से, क्योंकि जब खाना वहाँ से पास होगा, सब्सटेंसेस पास होंगे, तो डर होता है कि जब वो फ्रिक्शन ना क्रिएट कर दे, ठीक है, हमारी लेयर डैमेज ना हो जाए, ठीक है, हार्मफुल एंजाइम से, केमिकल से, तो उनसे क्या इरिटेशन से बचाता है और एक जो लेयर है उसको ल्यूब्रिकेट करके रखता है, ठीक है, उसे सूखने नहीं देता। द अपेंडिक्स अ कलेक्शन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन। अब अपेंडिक्स का इन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं उसके अंदर, मतलब उसके अंदर कुछ लिम्फ नोड्स जा रहे होते हैं जो कि इन्फेक्शन से बचाते हैं, ठीक है। द माइक्रोफ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन सिंथेसाइज विटामिन के, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। तो क्या बोला है? जो माइक्रोफ्लोरा है लार्ज इंटेस्टाइन के, माइक्रोफ्लोरा क्या है? जो भी बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें रहते हैं इंटेस्टाइन में, वो विटामिन के सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, फॉलिक एसिड सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, और विटामिन B12 भी सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गन आता है, दैट इज पेनक्रियास, ठीक है। इट इज़ एन एक्सेसरी ग्लैंड, ये क्या है? एक एक्सेसरी ग्लैंड है हमारी, जो अपना कंटेंट किस में? ड्यूडेनम में डाल देती है, ठीक है। ड्यूडेनम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। पेनक्रियास है कि हमारी ग्लैंड है, क्या है? ग्लैंड। तो जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करती है कहाँ भेज देती है? ड्यूडेनम में, ठीक है। पेनक्रियास इज अ पेल ग्रे ग्लैंड। कौन से कलर की होती है ये? ग्रे ग्लैंड होती है, ग्रे कलर की होती है। कंसिस्टिंग ऑफ ब्रॉड हेड, बॉडी एंड नैरो टेल। देखो ये रहा हेड, ठीक है, ये रही बॉडी और एक नैरो टेल। तो हेड, नेक, बॉडी, टेल इनकी बनी होती है कौन? पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स। देख सकते हो यहाँ पे ऐसे, जैसे आप वो खाते हो, भुट्टा खाते हो, छल्ली खाते हो, ठीक है, तो उसमें ऐसे बने हो तो छोटे छोटे दाने, तो वैसे ही इसमें लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ईच लोब्यूल इज ड्रेन्ड बाय अ स्मॉल डक्ट। हर एक लोब से एक डक्ट निकल रही है, एंड दे यूनाइट टू फॉर्म अ लार्ज पेनक्रियाटिक डक्ट। और वो सारी स्मॉल स्मॉल डक्ट एक साथ मिलके क्या बना देती हैं? लार्ज पेनक्रियाटिक डक्ट बना देती हैं, ठीक है। द पेनक्रियाटिक ग्लैंड सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस। अब जो ग्लैंड्स हैं यहाँ की, वो क्या सिक्रीट करती है? पेनक्रियाटिक जूस वो सिक्रीट करती है, ओके। अब फंक्शंस की बात करें पेनक्रियास की, तो पेनक्रियास बेसिकली हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हमारा एक डुअल ग्लैंड है। क्या है? डुअल ग्लैंड है। हमारे पास दो तरह की ग्लैंड्स आती हैं, या तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो जो पेनक्रियाज है वो एक्सोक्राइन भी है और हमारी एंडोक्राइन भी है, दोनों ही हमारे फंक्शन पेनक्रियास परफॉर्म करते हैं। दैट इज़ वाई हम इसको क्या बोलते हैं? डुअल ग्लैंड भी बोल देते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन फंक्शन की बात करें इसके, तो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय कन्वर्टिंग पेप्टोन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड्स। अब ये क्या है? ये कुछ एंजाइम्स निकालती है, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गए, काइमोट्रिप्सिन हो गए, एंजाइम के नाम है, जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन करने में प्रोटीन की। कैसे? जो पेप्टोन्स होते हैं उनको पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देते हैं। स्टमक में पेप्सिन ने एक्ट किया था, प्रोटीन्स के पेप्टोन्स बना दिए थे। अब पेप्टोन से जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है वो मिलके पॉलीपेप्टाइड्स बना देंगे, ठीक है। Amylase helps in the digestion of carbohydrates which converts polysaccharides into disaccharides। और amylase एंजाइम क्या करती है? जो polysaccharides होते हैं उनको disaccharides में चेंज कर देती है, जैसे माल्टोज वगैरह, ठीक है। The lipase enzyme helps in the digestion of fats by converting fats into fatty acid and glycerol। lipase नाम से पता लग रहा है, lipase मतलब लिपिड, एस मतलब एंजाइम। तो लिपिड्स को जो ब्रेक डाउन करेगी, लिपिड्स कौन होते हैं? हमारे फैट्स होते हैं। तो फैट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में किससे बना होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बना होता है। तो उनमें ये ब्रेक डाउन कर देती है कौन सी एंजाइम? लाइपेज एंजाइम, ओके। फिर अगर बात करें एंडोक्राइन फंक्शन की, तो अब इसका एंडोक्राइन फंक्शन क्या है? द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स इन द पेनक्रियास। इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये आपको याद रखना है, कैसा? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। पेनक्रियास में होते हैं, जो कि दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन निकालते हैं। अगर मैं बात करूँ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में हमारे दो तरह के सेल्स होते हैं। कौन कौन से? अल्फा सेल्स होते हैं और बीटा सेल्स होते हैं।
अल्फा सेल्स में क्या होता है, अल्फा सेल से हमारे क्या निकलता है, ग्लूकागोन हार्मोन निकालते हैं। कौन सा हार्मोन निकालते हैं, ग्लूकागोन। और जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन निकालते हैं। कौन सा हार्मोन निकालते हैं, इंसुलिन। तो यही लिखा है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स है वो पेनक्रियाज में जो कि सिक्रीट करता है दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, जिनका नाम है ग्लूकागोन जो कि अल्फा सेल्स निकालते हैं, और इंसुलिन जो कि बीटा सेल्स निकालते हैं। ठीक है, इंसुलिन का काम क्या होता है, ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। जब भी हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है तब इंसुलिन एक्ट करता है और जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कम कर देता है। और वही अगर बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बहुत कम है तो ग्लूकागोन रिलीज होता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है। तो ये दोनों ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल बॉडी में मेंटेन करके रखते हैं। ओके, तो अब हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गन कौन सी है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, इट इज़ अ पियर शेप सैक, देख सकते हो ये पियर शेप ही है। ठीक है, अंडर द सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ लिवर, और ये कहाँ से अटैच है, अंडर द सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ लिवर। लिवर के दो लोब्स होते हैं, लेफ्ट लोब होता है, राइट लोब होता है, तो राइट लोब से हमारा ये पियर शेप सैक अटैच है। ठीक है, इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स, मेनली नेक, बॉडी और फंडस। इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, नेक होता है, ठीक है, बॉडी होती है और इसके फंडस होता है। ओके, फंक्शंस क्या है गॉल ब्लैडर की अगर बात करें तो इट हेल्प्स टू कलेक्ट द बाइल फ्रॉम लिवर। अब बाइल के बारे में आगे बताती हूँ डिटेल में होता क्या है। तो जो बाइल है वो लिवर प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर उसे प्रोड्यूस करता है, लेकिन स्टोर किसके पास होता है, ये गॉल ब्लैडर के पास ये स्टोर होता है। ठीक है, इट एक्ट एज अ टेम्प्रेरी स्टोरेज ऑफ बाइल, तो वही बताया कि एक टेम्प्रेरी स्टोरेज की तरह एक्ट करती है जब तक वो सिक्रीट नहीं हो जाता। ठीक है, इट हेल्प्स टू कॉन्सेंट्रेट द बाइल। अब बाइल इसके पास है, इसमें स्टोरेज हो रही है, तो ये कॉन्सेंट्रेट करने में उसकी हेल्प करता है, मतलब उसको थिक कर देता है। इट हेल्प्स इन पैसेज ऑफ बाइल टुवर्ड्स द ड्यूडेनम बाय कंट्रैक्शन ऑफ इट्स मस्कुलर कोट। क्या करता है, जब भी इसको रिलीज करना होता है बाइल को ड्यूडेनम में, तो ये क्या करता है, अपने मस्कुलर कोट है, जो मस्कुलर लेयर है उसको कंट्रैक्ट कर लेता है, उसको दबा लेता है। जब आप किसी चीज़ को दबाओगे तो वो जो चीज़ उसमें होगी वो आगे की तरफ मूव करेगी, तो बाइल भी हमारा फिर ड्यूडेनम की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि बाइल होता क्या है। बाइल इज एन एक्सटर्नल सिक्रीशन ऑफ लिवर। लिवर की सिक्रीशन है ये हमारी। एक्सटर्नल क्यों बोला, क्योंकि लिवर अंदर नहीं रखता, बाहर निकाल देता है उसको। ठीक है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन डिल्यूट फॉर्म। डिल्यूट फॉर्म में लिवर निकालता है। फिर ये कंसनट्रेटेड, मतलब थिक कहाँ होती है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है और वहीं पे कॉन्सेंट्रेट होती है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर क्या कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल। अब बाइल किसका बना होता है, 90% बाइल में होता है वाटर। ठीक है, अगर बाइल सॉल्ट्स की बात करें तो इसमें आ जाता है सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, ये हमारे कुछ बाइल के सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। फिर आता है बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। येलो कलर की जो पिगमेंट होती है बाइल की उसको कहते हैं बिलीरुबिन, और ग्रीन कलर की जो पिगमेंट होती है बाइल की उसको हम बोलते हैं बिलीवर्डिन। ओके, और क्या क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है बाइल में, म्यूकस होता है। तो ये कॉम्पोजिशन है बाइल की। बाइल इन सब सब्सटेंसेस का मिला के बना होता है। फिर फंक्शंस ऑफ बाइल की बात करें तो बाइल सॉल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। बाइल का काम क्या है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करता है, ये फैट की उसमें हेल्प करता है। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड सॉल्युबल विटामिन। जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनकी एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है हमें, बाइल सॉल्ट्स, जो कि था सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। ओके, बाइल सॉल्ट्स हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बाय रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन। और क्या करता है, इमल्सिफाई करता है फैट्स को, मतलब उसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, उसको मिक्सअप होने में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे, उसकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके। ओके, फिर एक सर्टेन सब्सटेंसेस आर एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल, और काफ़ी ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो कि बॉडी में से निकलते हैं थ्रू द बाइल, जैसे कि टॉक्सिन्स हो गए, बैक्टीरिया हो गया, सब मेटल्स लाइक जिंक, कॉपर, ये हमारी बॉडी में चले जाते हैं, तो ये एक्सक्रीटेड हो जाते हैं थ्रू द बाइल। ओके, बाइल हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच ऑफ ड्यूडेनल कंटेंट। जो भी हमारा ड्यूडेनम में कंटेंट है, जो ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसमें जो भी कंटेंट है, तो बाइल हेल्प करता है उसका पीएच को मेंटेन करने में। ठीक है, The mucus of the bile act as a buffer and also acts lubricating action. तो म्यूकस होता है जो बाइल में प्रेजेंट, वो एक बफर की तरह काम करता है, मतलब वो एक एसिड बेस बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, और साथ ही साथ वो ल्यूब्रिकेटिंग एक्शन भी है उसका, मतलब जहाँ जहाँ जाता है वो ल्यूब्रिकेट करता रहता है उन चीज़ों को, ताकि फ्रिक्शन क्रिएट ना हो। ठीक है, बाइल सिक्रीशंस कलराइजेज एंड डिओडराइजेज द फीसिस। जो फीसिस होती है, जो भी वेस्ट मटेरियल बॉडी में से आउट होता है, ठीक है, या
बाइल जो सिक्रीशंस होती हैं वो उसको कलर प्रोवाइड करती है कि कौन से कलर का होगा, ब्राउन होगा, स्लाइटली येलोइश होगा, जो भी कलर होगा तो वो बाइल डिसाइड करता है, ठीक है। और डिओडराइजेस मतलब उसको जो ओडोर है, जो उसकी स्मेल है, वो कौन क्रिएट करता है, बाइल ही क्रिएट करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ लिवर के बारे में कि लिवर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। द हिपेटिक सेल्स ऑफ लिवर सीक्रेट बाइल विच इज़ नेसेसरी फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। अब जो हिपेटिक सेल्स है, हिपेटिक वर्ड हमेशा याद रखना, हिपेटिक वर्ड रिलेटेड टू लिवर। तो जो लिवर के सेल्स हैं वो क्या करेंगे, बाइल को सीक्रेट करते हैं जो कि नेसेसरी है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। पीछे फंक्शंस ऑफ बाइल में पढ़ चुके कि जो बाइल है वो एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है फैट्स को, ठीक है। लिवर एक्ट्स एज अ स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। तो जो ग्लाइकोजन है बॉडी में जहाँ स्टोर होना होता है वो कहाँ स्टोर होगा, लिवर में स्टोर होगा, ठीक है। द लिवर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। एक तो लिवर हेल्प करता है फॉर्म करने में यूरिया को, ठीक है, विच इज़ देन कैरिड टू किडनी। फिर वो यूरिया जब जनरेट कर लेता है लिवर तो वो कहाँ लेके जाया जाता है, फिर किडनी में लेके जाया जाता है और फिर यूरिन के साथ वो पास ऑन निकाल दिया जाता है, ठीक है। लिवर हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है ये फैट्स की। लिवर हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हीट विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। और लिवर क्या करता है, लिवर हमारी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर बनाने में हेल्प रखता है, हीट को प्रोड्यूस करता रहता है साथ के साथ, ओके। लिवर परफॉर्म्स डिटॉक्सिकेशन फंक्शन। डिटॉक्सिकेशन फंक्शन मतलब बॉडी में से कोई चीज़ एलिमिनेट करनी है, ठीक है, डिटॉक्सिफाई करना है, कुछ क्लेंजिंग एक्शंस करने हैं, तो वो भी हमारा लिवर परफॉर्म करता है, ठीक है। लिवर हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन कंपाउंड कॉल्ड फेरिटिन। तो लिवर है हमारा आयरन भी स्टोर कर लेता है, ग्लाइकोजन भी करता है, आयरन भी स्टोर करता है। किस फॉर्म में करता है ये आयरन को, प्रोटीन कंपाउंड जिसको हम फेरिटिन बोलते हैं। फेरिटिन की फॉर्म में जो आयरन है वो लिवर स्टोर कर लेता है, ठीक है। लिवर हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, डी, ई, के एंड B12। ये विटामिन है, इनकी स्टोरेज में भी लिवर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। फिर अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ लिवर रिलेटेड टू ब्लड, अगर ब्लड के रिगार्डिंग हम उसके फंक्शंस की बात करें तो कौन कौन सा है। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ RBC इन फीटल लाइफ। जब फीटस वूम में होता है, जब बेबी वॉर्म में होता है, मदर के पेट में होता है, तब उसमें जो RBCs रेड ब्लड सेल्स बनते हैं वो कौन फॉर्म करता है, लिवर फॉर्म करता है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs एंड फॉर्मेशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। अब क्या है, जाते तो स्प्लीन के पास है हमारे डिस्ट्रॉय होने, बट जो प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होता है वो लिवर में होता है, ठीक है। और जब RBCs कोई रेड ब्लड सेल को तोड़ते हैं तो उसमें से बाइल पिगमेंट्स निकलते हैं, ठीक है, और उनसे क्या करता है, बाइल पिगमेंट्स ये फॉर्म करता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन सच एज एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन। कुछ प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है ब्लड का लिक्विड ही कंटेंट होता है जो, ठीक है, जो पानी जैसा कंटेंट है ब्लड का, तो वो होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फिब्रिनोजन हो गया, तो उनको बनाने में कौन हेल्प करता है, लिवर हेल्प करता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हैपेरिन विच इज़ अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन द ब्लड। और क्या है, एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट हमारे ब्लड में प्रेजेंट है जिसका नाम है हैपेरिन, वो भी लिवर बनाता है। अभी एंटीकोगुलेंट क्या होता है, हमारी कई बार क्या होता है, चोट लगती है आपको, ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो अगर कोई चीज़ है वो तो कोगुलेट हो रही है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, ब्लड कोगुलेट बहुत फास्ट होने लग जाता है, कहीं भी रुक जाता है, कहीं भी क्लॉट बना लेता है। तो ब्लड में हेपेरिन होना, एक नेचुरल एंटी कोगुलेंट होना वो ज़रूरी है थोड़े लेवल पे, ताकि कहीं भी आपका ब्लड बॉडी के अंदर जब चोट ना लगी हो तब भी क्लॉट ना हो, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, एक फ्लो चार्ट है दैट इज़ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो हमें एक साइड पे यहाँ सिक्रीशंस में आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें ऑर्गन्स दी हुई हैं और ऑर्गन की सिक्रीशंस दी हुई हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन की बात करेंगे और फिर फैट्स की बात करेंगे, ओके। एक एक करके पढ़ते हैं इनको। फर्स्ट हमारे पास है सलाइवा। तो सलाइवा जैसे ही आप खाना मुंह में लेते हो तो कार्बोहाइड्रेट ही डाइजेस्ट होता है वहाँ पे। जो पेटाइलिन एंजाइम है वो पॉलीसेकेराइड्स पे एक्ट करके उसको डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। और सलाइवा में प्रोटीन्स पे एक्ट नहीं होता, फैट्स पे एक्ट नहीं होता, ठीक है। फिर अगर हम बात करें गैस्ट्रिक जूस, अब पेट में जाएगा खाना तो गैस्ट्रिक जूस एनकाउंटर होगा। कार्बोहाइड्रेट्स की गैस्ट्रिक जूस डाइजेशन नहीं करता। प्रोटीन्स में जो पेप्सिनोजन था, HCl की वजह से वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और पेप्सिन हमारा प्रोटीन्स को चेंज कर देता है पेप्टोन्स में, ठीक है। फैट्स में क्या होता है, जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो थोड़ी बहुत फैट की भी डाइजेशन वहाँ पे कर देता है, ठीक है।
फिर एनकाउंटर होता है पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस। अमाइलेस कन्वर्ट्स पॉलीसेक्राइड्स इनटू डाइसेक्राइड्स। अब पेनक्रियाटिक जूस में जो अमाइलेस होता है वो पॉलीसेक्राइड्स को और जितने रह गए थे पॉलीसेक्राइड्स उनको और डाइसेक्राइड्स में चेंज कर देता है, ठीक है। प्रोटीन्स की बात करें तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये सब पीछे पड़ चुके हैं हम। कन्वर्ट पेप्टोन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो कि पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स आते हैं तो वो हमारे जो पेप्टोन्स ऊपर से आ रहे थे स्टमक से उनको पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज कर देता है, ठीक है। फैट्स की बात करें तो जो लाइपेस एंजाइम है जो कि बाइल सॉल्ट से रिलीज होता है वो कन्वर्ट कर देता है फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल में, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर वो एनकाउंटर होता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में जो सुक्रोज है, माल्टोज है, ये हमारे क्या है डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड में चेंज हो गया था ना, तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टेज कन्वर्ट डाइसेक्राइड्स इनटू मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। तो ये जो कुछ एंजाइम्स हैं वो हमारी किस में चेंज हो जाती हैं, डाइसेक्राइड्स को चेंज कर देती है, मोनोसेक्राइड्स में चेंज कर देती हैं, ठीक है। और क्या है जो पेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड्स बने थे, पेप्टाइड्स कन्वर्ट पॉलीपेप्टाइड्स इनटू अमाइनो एसिड्स। अब जो वो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, इंटेस्टाइनल जूस की वजह से अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड फाइनल प्रोडक्ट होता है, प्रोटीन्स हमारे किसके मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड के मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो वो फैट्स की कोई डाइजेशन नहीं होती इंटेस्टाइनल जूस में। अगर हम बात करें एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, अब तीनों के कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है अमाइनो एसिड और फैट्स का है फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल, ओके। तो ये हमारा एक कंप्लीट फ्लो चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है और बहुत सिंपल है अगर आपको लर्न रखना है कि कैसे डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स की, ओके। फिर अगर हम बात करें हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज मेटाबॉलिज्म। क्या है मेटाबॉलिज्म? द केमिकल चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट फूड मटेरियल्स एंड रिलीजिंग एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, कोई केमिकल चेंज, कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कहीं पे एब्जॉर्प्शन हो रही है, जो भी केमिकल चेंजेस आ रहे हैं हमारे, ठीक है, कब ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट फूड मटेरियल, जब भी हम फूड मटेरियल ले रहे हैं, ठीक है, और उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है उसका, वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जो उसकी वजह से केमिकल चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है हमारी वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बॉडी में, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, आपने फूड लिया, अब फूड की ब्रेक डाउन होगी, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो उस ऑक्सीडेशन की वजह से जो केमिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है, जो भी केमिकल चेंजेस आते हैं और उन केमिकल चेंजेस की वजह से जो भी हमारा हीट निकलती है या कोई एनर्जी निकलती है जो कि हमारी यूटिलाइज होती है वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। फिर एक हमारे पास टर्म आती है BMR, आपने बहुत कॉमनली सुना भी होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ओके। ये क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी पर डे। ये कितनी एनर्जी एक पर्सन को चाहिए पर डे को, बॉडी के हिसाब से। वेन एन इंडिविजुअल इज एट द रेस्ट, जब वो रेस्ट पर है, एज एंड हैज़ ईटन नो फूड फॉर 12 आवर्स, और 12 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया और वो रेस्ट पर है, ठीक है, तब कितनी उसे मिनिमम एनर्जी चाहिए बॉडी की पर डे, तो वो बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट करता है, ठीक है। यूनिट क्या है इसकी, किलो जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर, ये इसकी SI यूनिट है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी है BMR की, मैन की है 170 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर पर आवर, वुमेन की कितनी है 150 किलो जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर, ओके। अब हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारा वेरियस डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कि जो इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं, जो भी बीमारियां हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर, वो हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास आता है पेप्टिक अल्सर। क्या है, पेप्टिक अल्सर? It means ulceration of the gastrointestinal mucosa causes by acidic gastric juice। अब हमें पता है कि जो हमारा स्टमक है, हमारा J शेप्ड ऑर्गन है स्टमक, ऐसा सही होता है स्टमक, ठीक है। तो जो स्टमक है हमारा, उसमें क्या है, HCl सिक्रीट होता है, ठीक है, और ये हमारी लेयर है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लेयर है। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लेयर है, अब HCl तो उस पर डायरेक्ट एक्ट करेगा। वैसे तो म्यूकस होता है जो कि एक लेयर बना के रखता है और हमारी जो लेयर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा की, उसे प्रिवेंट करके रखता है, बट कई बार म्यूकस की इनप्रॉपर सिक्रीशन की वजह से वो नहीं कर पाता, तो HCl डायरेक्ट एक्ट करता है उस लेयर पे, जिसकी वजह से अल्सर्स हो जाते हैं। क्या हो जाए, अल्सर्स, आप कह सकते हो छाले हो गए, ठीक है,
आप कह सकते हो ब्लिस्टर्स हो गए, तो ऐसे ऐसे ये म्यूकस की लेयर जगह जगह से टीयर अप हो जाती है, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्सर, 2 तरह के अल्सर्स होते हैं। स्टमक अल्सर होता है, ड्यूडेनल अल्सर। स्टमक तो वो हो गया जो स्टमक रीजन में हुआ, और ड्यूडेनल कौन सा हुआ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में हुआ, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड आती है अपेंडिसाइटिस। क्या है अपेंडिसाइट, अपेंडिक्स मतलब वही था, अपेंडिक्स हमारी वेस्टिजियल ऑर्गन। आइटिस का मतलब होता है हमेशा इन्फ्लामेशन। क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो दैट मीन्स अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन हो गई, इट मीन्स स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। सिंपल, नाम से ब्रेक डाउन करो, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। थर्ड हमारे पास है एक्लोराइडिया, एक्लोराइड्रिया। तो ए क्लोरो यहाँ से पता लग रहा है, हमें पता है HCl, ठीक है, और ए मतलब निकल नहीं रहा, तो इट मीन्स एब्सेंस, या तो एब्सेंस है ही नहीं या बहुत कम सिक्रीशन है HCl की गैस्ट्रिक जूस में, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस आता है स्टमक का, उसमें HCl होता है, एंजाइम्स होती हैं, तो HCl जब उस गैस्ट्रिक जूस में एब्सेंट होता है या बहुत कम क्वांटिटी में होता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्लोराइड्रिया, ओके। फिर हमारे पास आता है जॉन्डिस। क्या है जॉन्डिस, ये तो आपने बहुत सुना होगा, इसको हम हिंदी में पीलिया भी बोलते हैं, ठीक है। व्हेन बाइल अपीयर्स इन द यूरिन, अब हमने पढ़ा था बाइल में बाइल पिगमेंट्स होती हैं, बिलीरुबिन, है ना। तो जो बाइल है वो यूरिन में आना शुरू हो जाए, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। और या फिर जो बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन है वो बहुत ज़्यादा हो जाए बॉडी में, तब भी उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। जिसकी वजह से हमारी स्किन होती है वो भी येलो दिखने लग जाती है। कंजक्टिवा आई की है, जो मतलब कंजक्टिवा क्या होता है, जो हमारी आँख का वाइट वाइट पोर्शन है उसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे सिम्टम्स हैं जॉन्डिस के। 3 तरह का जॉन्डिस होता है, हीमोलिटिक, ऑब्स्ट्रक्टिव और टॉक्सिक जॉन्डिस। हीमोलिटिक हो गया, हीमो मतलब हीमोग्लोबिन, ठीक है, लिटिक मतलब ब्रेकडाउन। तो जब HB की ब्रेकडाउन काफ़ी ज़्यादा होने लगती है, रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होने लगती है, तब क्या होता है, ये हीमोलिटिक होता है, हीमोलिटिक जॉन्डिस होता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव की बात करें तो जॉन्डिस प्रॉपरली इधर उधर मूव नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से स्किन में बहुत ज़्यादा कहीं पे एक्यूमुलेशन हो गई, तो जॉन्डिस हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, रुकावट आ गई। फिर आता है हमारे पास टॉक्सिक जॉन्डिस। टॉक्सिक होता है कोई इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास है डायरिया। डायरिया, डायरिया भी बहुत कॉमन है, ठीक है। इट इज़ अ कंडीशन करेक्टराइज बाय अब नॉर्मली फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज ऑफ वाटरी स्टूल्स फ्रॉम द बावल। जब बार बार किसी पर्सन को, सिंपली इसको हम क्या बोलते हैं, लूज मोशंस। क्या बोलते हैं हम, लूज मोशंस, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जब कोई पर्सन को बार बार बहुत फ्रीक्वेंटली वाटरी स्टूल्स आ रहे हो, तब हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायरिया, ठीक है। द प्राइमरी कॉज ऑफ डायरिया इज़ हाई इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। जब आपकी इंटेस्टाइन बहुत जल्दी जल्दी काम करने लग जाती है, तो वो स्टूल बहुत जल्दी जल्दी जनरेट करेगी, ढंग से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वाटरी स्टूल्स होंगे। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता था, वाटर को रीएब्जॉर्ब करना, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, सेमी सॉलिड स्टूल बन जाए। बट जब वो वाटर ढंग से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो हाई इंटेस्टाइनल मोटिलिटी की वजह से डायरिया हो जाएगा, ठीक है। अदर कॉजेज़ में आता है कोई इन्फेक्शन हुई है, कोई एलर्जी हुई है, कोई डाइट हम ढंग से नहीं ले रहे, तो इन वजह से भी डायरिया हो सकता है, ठीक है। फिर है हमारे पास डाइसेंट्री। क्या है डाइसेंट्री, डाइसेंट्री भी डायरिया जैसा ही है, बट इसमें क्या होता है, वाटरी स्टूल्स के साथ साथ ब्लड भी आता है और म्यूकस भी रिलीज होता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइसेंट्री। सिंपल, बिल्कुल डायरिया जैसे लूज मोशंस ही हैं, बट ब्लड भी आता है और म्यूकस भी आता है, ठीक है। फिर है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को हम कब्ज बोलते हैं हिंदी में। इट इज़ अ कंडीशन इन विच डेफिकेशन इज़ डिलेड, कि डेफिकेशन मतलब फीसिस स्टूल पास ही नहीं होते, बहुत दिनों तक होते हैं, ठीक है। एंड हार्ड स्टूल्स आर फॉर्म्ड, और काफ़ी हार्ड स्टूल्स होते हैं जो पेनफुल होते हैं, ठीक है, ड्यू टू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम इंटेस्टाइनल कंटेंट। तो किस वजह से होता है कि जो बॉडी है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वो बहुत ज़्यादा पानी उस स्टूल में से एब्जॉर्ब कर लेती है, रीअब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जो स्टूल्स हैं वो बहुत हार्ड फॉर्म होते हैं और पास भी हार्ड होते हैं और डिलेड होते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। फिर आता है हमारे पास सिरोसिस ऑफ लिवर। क्या है, सिरोसिस ऑफ लिवर, ये हमारी लिवर की इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है, जो हिपैटिक सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। हिपैटिक सेल्स में बताती हूँ, लिवर के सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डैमेज, मतलब ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। इट मे बी ड्यू टू एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन, या तो आप ज़्यादा शराब पीते हैं इस वजह से भी हो सकता है, एज वेल एज सम सेकेंडरी इन्फेक्शंस, या कोई HIV हो गया, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मेन है। हेपेटाइटिस एक ऐसी इन्फेक्शन है जो कि हमारे लिवर को अफेक्ट करती है, तो अगर हेपेटाइटिस भी हुआ तो भी सिरोसिस ऑफ लिवर हो सकता है, ठीक है।
सो होप आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा चैप्टर समझ आ गया। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू।